बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फ़खरियात है और मैंने इस चैनल में आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये टॉपिक 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ वी कैन डिराइव लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन देखनी है और उसके साथ हमने उसकी स्टेटमेंट को देखना है और साथ में हमने एक्टिव मास की डेफिनेशन होगी, थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना है। ये कुछ बातें हैं उसको हमने डिस्कस करना है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो था इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हम किस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। रिएक्शन बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की आपको समझ नहीं है तो मेरा लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर का है, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारे पास क्या है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिकंबाइन करके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब ये वाला जो था लॉ ऑफ मास एक्शन, ये गुलबर्ज और वेग ये दोनों केमिस्ट थे, इन्होंने 1864 में ये लॉ ऑफ मास एक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता क्या है, हमें बेसिकली ये लॉ ऑफ मास एक्शन किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये रिलेशन बताता है बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। दो बातें हैं, एक तो है एक्टिव मैसेज और दूसरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिव मैसेज को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि रेट क्या होता है। बेसिकली ये जो रेट होता है ना, ये शो करता है स्पीड को, कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो कितनी स्पीड के साथ हो रहा है, हमने उस चीज को चेक करना है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली एक तो रेट ऑफ अ रिएक्शन और उसके बाद एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताता है। अब एक्टिव मैसेज क्या होते हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले आपको समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्टिव मैस। अगर एक्टिव मैस की आपको समझ आ गई तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट मूव करना मुश्किल नहीं होगा। एक्टिव मैस की अगर सिंपल डेफिनेशन की जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास एक्टिव मैस हम कहते हैं किसको हैं, एक्टिव मैस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन में हमारे पास जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसकी जितनी कंसंट्रेशन उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी उसको बेसिकली किसका नाम दिया जाता है, एक्टिव मैस का। अब इसको आसानी से समझने के लिए फर्ज करें आप किसी शॉप पे चले जाते हैं, आपके पास एक 100 रुपये है, आप क्या करते हैं वहां पे जाके उनको कहते हैं कि हमें फलां चीज दे दें। फर्ज करें आप चॉकलेट ले लेते हैं, अब चॉकलेट आपको मिल जाती है 50 रुपीज की, आप 100 रुपीज देते हैं। 100 रुपीज में वो क्या करता है, वो शॉपकीपर क्या करेगा, उसमें से 50 रख लेगा और बाकी 50 आपको वापस कर देगा। अब चॉकलेट लेने के लिए जो 50 रुपीज आपके यूज हुए, तो ऐसे समझिए जो 50 यूज हो वो एक्टिव थे। सेम टाइम हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक सब्सटेंस का जो मैस एक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है हम उसको किसका नाम देते हैं, एक्टिव मैस का। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर हम डेफिनेशन करें तो हम सिंपल ये कह सकते हैं द क्वांटिटी या फिर द कंसंट्रेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ a substance, the concentration of a substance involved in a chemical reaction, कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जितनी कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की इन्वॉल्व होती है उसको हम उसका एक्टिव मैस कह देते हैं। अब ये जो एक्टिव मैस है ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, ये एक्टिव मैस जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट
कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products in a solution of मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, बेसिकली ये उस कंसंट्रेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ब्रैकेट के साथ, इस तरह हम इसको ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। अगर इस तरह ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा, एक्टिव मास। एक्टिव मास का क्या मतलब कि हमारे पास रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होगी, जो एक्टिव होगी, उसको हम एक्टिव मास के मीनिंग में देखते हैं। उसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी क्या देते हैं, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन का नाम भी देते हैं। मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से हम देखते हैं। अब मोलर कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास, वो इक्वल होती है मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल का यूनिट होता है मोल, ओवर में इसका क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एक इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां से हमने कुछ चीजें क्लियर की हैं कि पहली बात तो हमारे पास एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास की हमने ये समझ ले ली कि हमारे पास बेसिकली हमने उसको अंडरस्टैंड ऐसे किया कि हमारे पास एक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, एक्टिव मास का। उसको हम इस तरह ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शो करते हैं, और उसके साथ उसका जो हमारे पास यूनिट होता है उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन का भी नाम देते हैं। जब ये ब्रैकेट लगी होगी इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन है, और उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इस ब्रैकेट को हम कह देंगे ये उसका क्या है, एक्टिव मास है। तो ये तो था कि बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव मास कहते हैं किसको है। ओके, हम अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन की, और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन हमें क्या बताती है, डेफिनेशन में है इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच a substance reacts is directly proportional to its active mass। अब इस बात को कैसे समझना है, द रेट एट विच द इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कि कोई भी शय हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है, उसका हमने अगर रेट चेक करना है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका रेट उसके एक्टिव मास की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आप दो चीजों के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, अगर एक चीज जो है अगर वो इंक्रीज, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, तो जो दूसरी चीज होगी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगर एक चीज की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी चीज की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो यहां पे यही बात कर रहे हैं कि फर्ज करें आपके पास कोई सब्सटेंस ए है, हमने ये चेक करना है कि इसका रेट क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ ए है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसी के एक्टिव मास के। तो इसके एक्टिव मास की जब बात करें तो हम इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे, जब ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या बन गया, एक्टिव मास बन गया। अब ये था उसका फर्स्ट पोर्शन, उसकी डेफिनेशन का, लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे आगे मूव करेंगे, उसके सेकंड पोर्शन में देखेंगे क्या बात होती है। अब इसको मजीद समझाने के लिए फर्ज करें, सपोज करें आप किसी शॉप पे चलेंगे, आपके पास 1000 रुपीज है, आपने कोई चीज लेनी है, फर्ज करें आपने 100 की चीज ले ली,
तो उसमें से आपको 900 वापस ले दिया जाएगा 1000 में से। अगर आपने 200 की ले ली, आपने 300 की ले ली, आपने 400 की ले ली, अब जैसे जैसे आप पैसे लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास वो चीज आती जा रही है। तो यहां पे बिल्कुल ऐसे है, ऐसे समझे जो पैसे लगा रहे हैं वो रेट है, अब जितने लगाते जाएंगे उसके मुताबिक उसका रेट बढ़ता जाएगा। तो यहां पे भी ऐसे ही है कि हमारे पास कोई भी शेयर है, अगर उसका हम रेट देखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी एक्टिव मैथ की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये था डेफिनेशन का फर्स्ट पोर्शन। उसके बाद डेफिनेशन का जो सेकंड पोर्शन है उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं एंड द रेट ऑफ अ chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of रिएक्टेंट्स। फर्स्ट पोर्शन में यह था कि जस्ट एक सब्सटेंस की बात हुई थी, अब एक पूरे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। अगर हम पूरे केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि पूरा केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका रेट, पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं हासिल जब मल्टीप्लाई के मीनिंग में आ रहा है, टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। एक केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स यूज होंगे उन सब के एक्टिव मैसेज का अगर मल्टीप्लाई लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन के रेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं यहां पे। फर्ज करें मैं लिखता हूं a प्लस बी, इससे आपके पास बनता है c प्लस डी। ए और बी से मिलकर सी और डी अगर बनते हैं तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और सी और डी से अगर ए और बी बनते हैं तो ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा। अब ये डबल एरो बता रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताएं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी हमने बोला कि किसी भी रिएक्शन का रेट, तो आपके पास रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके रेट की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हासिल जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें ए और बी दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है किस लिहाज से, ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। इन दोनों का प्रोडक्ट लेकिन किस फॉर्म में होंगे, एक्टिव मैस की फॉर्म होंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे आपके पास ए आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। ये उसका सेकंड पोर्शन का वो हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें मौजूद जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे आपको समझ आ गई होगी कि द रेट एट विच अ रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन कौन सा आपके पास है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट। यहां पे देखें ए और बी के दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑफ एक्टिव मैसेज देखें यहां पे अगर ब्रैकेट में शो कर दिया तो ये क्या बन गया, एक्टिव मैसेज बन गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन की लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं उनको हमेशा रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो ये आपकी लेफ्ट साइड है तो ये इसकी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये थी डेफिनेशन के लॉ ऑफ मास एक्शन हम किसको कहते हैं। आई होप सो इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने नेक्स्ट मूव करना है इसकी डेरिवेशन की तरफ कि हमें डेरिवेशन क्या बताती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेशन की कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। अब देखिए फर्ज करें मैं एक रिएक्शन लिखता हूं ए प्लस बी, इसे बना सी प्लस डी। हमने बिल्कुल शुरू में ये बात की थी कि हमारा जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो जस्ट एप्लीकेबल है किसके ऊपर, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। तो यहां पे देखिए ये डबल एरो क्या बता रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको, अगर लास्ट लेक्चर आप मेरा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक इसमें आता है
फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें आता है, और सेकंड वाला जो आता है उसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये इसकी टू टाइप्स हैं, एक को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए, अगर हम ए और बी का रिएक्शन करवाते हैं और सी और डी बन जाता है तो ये वाला आपके पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर सी और डी से दोबारा ए और बी बन जाता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो हमने इन दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट की बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पे एक्टिव मैसेज ये है, इनके रिएक्टेंट्स का जो मल्टीप्लाई होगा, इसमें आपके पास एक ए आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहां पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब इसको खत्म करते हैं एक इक्वल का साइन और साथ में के यूज करते हैं। अब रेट ऑफ क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो यहां पे क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे, और ये आपके पास ए आ गया ऐसे एस एच, और ये आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। इसको फर्स्ट कर इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। अब यहां पे रेट के लिए मैं कैपिटल आर यूज कर लेता हूं, क्योंकि फॉरवर्ड है तो यहां पे स्मॉल एफ यूज कर लेता हूं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ एक्टिव मास ऑफ ई एंड एक्टिव ए और बी। अब उसके बाद ये तो हमने बात करी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। इसी तरीके से उसकी सेकंड टाइप है रेट ऑफ, उसका जो दूसरा है वो रिवर्स रिएक्शन है। अब उसका रेट देखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रेट ऑफ रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये दोनों मिलते हैं और ये बनता है, तो इसका मतलब है हम अब सी और डी की बात करेंगे, इसमें ये वाले दोनों एज ए रिएक्टेंट काम करेंगे। तो इन दोनों की बात करते हैं, तो इसमें एक आपके पास सी आ गया और साथ में आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। आपके पास जब इसको खत्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहां पे के, अब यहां पे आर यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स है तो उसके लिए आर यूज कर लिया, साथ में सी आ गया और साथ में डी। अब क्योंकि रेट है तो कैपिटल आर यूज कर लिया, रिवर्स है तो आर के साथ यूज कर लिया। अब फर्ज करते हैं मैं यहां पे इसकी लेफ्ट साइड पे, ये जो ए लिखा हुआ है इसकी लेफ्ट साइड पे ए लिख देता हूं, इसकी लेफ्ट साइड पे बी लिख देता हूं, यहां पे सी और यहां पे डी। याद रखना है जब भी हमने एक्टिव मास को लिखना है, किसी भी सब्सटेंस के एक्टिव मास को लिखना है, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा होगा वो हमेशा उसकी पावर में चला जाएगा। देखिए यहां पे ये ए जो है इसकी लेफ्ट साइड पे, राइट पे नहीं, लेफ्ट साइड पे ए लिखा हुआ है तो इसकी ये पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से ये बी इसकी पावर में चला जाएगा, ये ए और ये बी। ये सी देखिए लेफ्ट साइड पे है तो सी भी पावर में, डी भी लेफ्ट साइड पे तो ये भी पावर में, ये सी और ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब इसको क्या लेते हैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें एक चीज का पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है तो तब क्या आ जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एट इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इनमें क्या आ जाता है, इनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल है। तो यहां पे देखिए आपके पास आर एफ किसके इक्वल है, के एफ इन दोनों के इक्वल है। तो यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, आगे इसको लेके चलते हैं, तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू आर आर। रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल है।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की ये वैल्यू लिखी हुई है, उसकी जगह ये पुट कर दें, तो ये आ जाएगा के एफ, ए आ गया और उसके साथ बी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, ये देखें आर आर है, किसके इक्वल है, के आर के, और इसमें सी और डी आर है, तो ये के आर आ जाएगा और इसमें सी आ गया और साथ में डी आ गया। अब इनकी पावर्स जो है वो ऐसे चलती आएंगी, इसकी पावर ए बी सी और इसकी पावर में डी। अब कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो ये ए बी और सी डी ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं, और साथ में ये के एफ और के आर ये कांस्टेंट है, तो इनको एक साइड पे कर दें, तो यहां पे आप लिख सकते हैं के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी और डी ऑलरेडी इस साइड पे हैं, तो ये सी साथ में ये डी आ जाएगा ओवर में। अब इधर ये जो है ना के एफ के साथ ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो तब जाके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो यहां पे ओवर में आ जाएंगे ए और साथ में क्या आ गया बी, और इनकी पावर्स को ऐसा लिखते जाए, ये सी ये डी ए और साथ में बी आ जाएगा। अब उसके बाद अगली बात हमारे पास, ये जो के एफ होता है ओवर के आर ये इक्वल होता है के सी के। अब जो सी है ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ये सी किसको शो कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन को, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो के एफ ओवर के आर है उसकी जगह यूज कर लें के सी, तो के सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये सी है साथ में डी है ओवर में ए आ गया सेकेंडली बी, इनकी पावर्स ऐसा लिखते रहे, इसकी पावर में सी है, ये पावर डी है, ये ए है और ये क्या आ जाएगा बी। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया है और इससे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव कर लिया। अब उससे अगली बात, हमने ये जो यहां पे लिखा है ये केसीएम में क्या बताता है, अब ये इक्वल किसके है, अब यहां पे देखें जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं ना उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो राइट साइड वाले होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में देखें जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो किधर आ रहे हैं, ए और बी नीचे आ रहे हैं, और ये जो सी और डी है ये राइट साइड वाले ये प्रोडक्ट है, ये किधर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो मैं ये इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि मेरे पास जो केसी है ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब जब भी फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब बहुत सारी बातें जो थी यहां पे क्लियर हो गई, आई होप सो समझ आ गई होगी कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे डिराइव करना है। तो हमारे पास एक और बात यहां पे क्लियर कर दी कि आपके पास अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे कहते हैं कि इसका केसी लिखें, तो केसी में प्रोडक्ट ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। अब इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल करते हैं जिसमें इस बात को क्लियर करते हैं, जो बात अभी मैंने आपको समझाई है कि हमारे पास जो केसी होता है वो किसके इक्वल होता है। सपोज करें एक रिएक्शन लेते हैं, मेरे पास रिएक्शन है I2 है H2 है, दोनों का रिएक्शन हुआ इससे बना 2HI। आपसे ये कहा जाता है कि इसका केसी लिखें, तो केसी हमारे पास किसके इक्वल होता है, केसी हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो जो राइट साइड वाले होते हैं इनको प्रोडक्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहां पे ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हम नीचे लिख देते हैं, और राइट साइड वाले ऊपर लिख देते हैं। तो ये आपके पास केसी आ गया। अब आप थोड़ा हैरान होंगे कि यहां पे इसकी पावर में 2 आ गया, लेकिन इनकी पावर में कुछ नहीं लिखा। मैंने यहां पे आपको भी बात समझाई कि अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा होगा तो वो पावर में जाएगा, राइट साइड में अगर लिखा होगा तो ऐसा नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखें I2 की राइट साइड पे, I की राइट साइड पे 2 आ रहा है तो ऐसा नीचे आ गया, H2 की राइट साइड पे 2 आ रहा है तो नीचे आ गया, लेकिन HI की लेफ्ट साइड पे 2 आ रहा है तो ये उसकी पावर में चला गया। तो हम इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का केसी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट।
अगर आपको प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की नहीं समझ तो इस चैप्टर का फर्स्ट वाला लेक्चर आप देख लें, आपको वहां से ये क्लियर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मजीद फिर भी कहीं भी आपको कोई मसला आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।